नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी भूगोल, भारत के भूगोल से जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। ये वो सीरीज है दोस्तों जिसमें लगभग 15 वीडियो आएंगे और लगभग 1400 प्रश्न इसमें हैं दोस्तों। वह सारे प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए चर्चा करें आज के पहले प्रश्न पर, क्योंकि इससे पहले भाग 1 में हम 119 प्रश्नों को एक ही वीडियो में एक साथ देखे हैं और साथ ही साथ में उनकी व्याख्या भी की गई है। आप देख सकते हैं कि वह केवल 119 प्रश्न ही नहीं, अगर हम उनके व्याख्या को देखें तो एक ही प्रश्न से 2, 3, 4, 5 प्रश्न बनते हैं दोस्तों। आज का जो पहला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में 1972 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न देखें, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त प्रदेश है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि निम्न में से भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में, यहाँ पर एक अक्षर पर आप विशेष ध्यान देंगे। मैं यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, भारत में मतलब जो भारत के अंदर है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वह कंचनजंगा है, जो सिक्किम राज्य पर है। यहाँ पर व्याख्या में दिया गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो बृहद हिमालय में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,597 मीटर है। यह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला है, लगभग इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई इसकी लगभग 25 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बहुत ही सघन वन की श्रेणी किस का वर्णन करते हैं? दोस्तों, यह 2013 के अनुसार है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लें। इसका जो सही आंसर है, पेड़ों की छतरी की 70% से अधिक सघनता वाले जमीन से संबंधित था यह। अगला प्रश्न देखें, भारत में काली मिट्टी वाले दक्षिणी क्षेत्र की मुख्य फसल क्या है? दक्षिण भारत की मुख्य फसल, वैसे काली मिट्टी में कपास मुख्यतः उपजाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कपास ऑप्शन में नहीं है। और कपास के साथ साथ मोटा अनाज भी इसमें होता है। ज्वार एक मोटा अनाज है दोस्तों, और यह सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में हो जाता है, बिना सिंचाई के उगाए जाती है। इसके लिए उपजाऊ जलोढ़ एवं चिकनी मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होती है और इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। भारत के कौन से क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से पृथ्वी का हॉट स्पॉट है? भारत का जो पश्चिमी घाट है, यह पूर्वी घाट और पूर्वी हिमालय जैव विविधता की दृष्टि से पृथ्वी पर हॉट स्पॉट है। पश्चिमी घाट के विषय में देखें तो यह वास्तव में पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का अपवर्तित खड़ा कगार है, या नहीं कहीं पर जो ऊंचा उठा हुआ भाग है प्रायद्वीपीय पठार का, वो है यह पश्चिमी घाट। यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुंवारी अंतरद्वीप तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तरी भारत के 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक लावा के निक्षेप
पाए जाते हैं। इसके दक्षिण भाग में नीलगिरी तथा ग्रेनाइट एवं नीश की चट्टानें मिलती हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम में माउंट एवरेस्ट है, जो कि भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं कि दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची चोटी कहें तो भारत में सबसे ऊंची चोटी, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, सिक्किम में है कंचनजंगा, जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी कहें तो वह केटू गाडविन ऑस्टिन है। यहाँ पर हिमालय को मुख्य रूप से 4 समानांतर भागों में विभक्त किया गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से भी बनते हैं कि ट्रांस हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय एवं मध्य हिमालय के क्षेत्र को सचर जोन कहते हैं, जबकि बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय या मध्य हिमालय के क्षेत्र को मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहते हैं, MCT कहते हैं। और जबकि मध्य हिमालय एवं ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय के बीच को सचर जोन, बृहद हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच को MCT या नहीं मुख्य केंद्रीय भ्रंश, और मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच के क्षेत्र को GBT या नहीं ग्रेट बाउंड्री फोर्स के नाम से जाना जाता है। प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, कैलाश, जास्कर, लद्दाख पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। काराकोरम श्रेणी को उच्च हिमालय की रीढ़ कहा जाता है और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन है, जबकि भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा बांध है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर है, या नहीं हम कह सकते हैं यह भागीरथी नदी पर है। कभी प्रश्न पूछा जा सकता है किस नदी के संगम पर है, तब भागीरथी एवं भिलंगना के तट पर या संगम पर हम इसे कहेंगे। कुछ प्रमुख बांधे दिए गए हैं और उनसे संबंधित राज्य एवं नदियां दी गई हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, जो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पर बनाया गया है। इडुक्की बांध केरल में है, पेरियार नदी पर बनाया गया है। और टिहरी बांध उत्तराखंड में है, जो भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न, मानिसराम जो भारत का सबसे आर्द्र स्थान है, किस राज्य में स्थित है? मानिसराम दोस्तों यह मेघालय राज्य में स्थित है, जहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। और मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ की पहाड़ियाँ कीपाकार आकृति की हैं, जहां पर मानसूनी हवाएं जाकर फंस जाती हैं और टकराती रहती हैं और वर्ष भर वर्षा होती रहती है। और मानिसराम इसीलिए संसार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ पर 1141 सेमी वर्षा होती है प्रतिवर्ष लगभग। एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ अधिकांश वर्षा सुबह में होती है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? सिक्किम में कौन सा दर्रा स्थित है? सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। आइए चर्चा करें कि जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों जोजिला दर्रा है, जो ऑप्शन डी पर है। और लालचा हिमाचल प्रदेश में, लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और नाथुला दर्रा के माध्यम से भारत चीन व्यापार होता है और मानसरोवर यात्रा भी की जाती थी।
अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत की भौगोलिक संरचनाओं को कितने समूहों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया गया है, लेकिन कहीं पर 5 भागों में भी हम इसे बांट सकते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का पठार, विशाल मध्यवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान। कहीं पर इसमें रेगिस्तान को भी एक अलग भौगोलिक भूभाग के रूप में दर्शाया गया है। दोस्तों, आप इस बात का भी ख्याल रखेंगे। अगला प्रश्न देखें, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है। यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग दोस्तों, गोविंदगढ़ भारत का सबसे प्रदूषित नगर है, यही ये व्याख्या में कहा गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि सूची 1 और 2 को मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है घाटी नगर। घाटी नगर देहरादून को कहा जाता है, घाटी में स्थित होने के कारण। संगम नगर टिहरी को कहा जाता है, जहाँ पर टिहरी बांध है। दोस्तों, भागीरथी एवं भिलंगना का संगम होता है, इसीलिए उसे संगम नगर कहा जाता है। गेट नगर मंसूरी ऋषिकेश को कहा जाता है। दोस्तों, गेट नगर, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है, जबकि कटक नगर मंसूरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, फिर से कौन सा सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है। लोनार महाराष्ट्र में है, पुलिकट जो है यह आंध्र प्रदेश में है, और यही यहाँ पर गलत है। दोस्तों, चिल्का उड़ीसा में है, जबकि कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस ऑप्शन में पूछा गया था, इस प्रश्न में पूछा गया था सुमेलित नहीं है, तो पुलिकट जो राजस्थान में दिया है वह सुमेलित नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा है। अहमदाबाद, भोपाल, कटक, गोरखपुर। दोस्तों, भोपाल इन नगरों में जो नदी तट पर नहीं बसा है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है, भोपाल किसी भी नदी के तट पर नहीं है, कटक महानदी के तट पर है, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखें, अधोलिखित कथनों पर कथन ए एवं कारण आर दिया है। तराई क्षेत्र की बस्तियां सन्नत होती हैं। तराई प्रदेश में वर्षा ऋतु में नियमित जल प्लावन रहता है, मतलब जल भरा रहता है, कहता है। तराई क्षेत्र से यह संबंधित प्रश्न था। इसका जो सही आंसर था वह डी है, कि यहाँ पर ए गलत है किंतु आर सत्य है। दोस्तों, आप ये इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि क्या तराई प्रदेश की बस्तियों में जो सह्यत होती है, कारण तराई प्रदेश में वर्षा ऋतु में नियमित जल प्लावन रहता है, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, इसका निम्नलिखित में से अवस्थिति के आधार पर पश्चिम से पूर्व को जाने पर कौन सा सही अनुक्रम है, कौन सा क्रम सही है। मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर, इसमें देखें बीकानेर सबसे पश्चिम में और प्रतापगढ़ उसके पूर्व में दरभंगा और सबसे पूर्व में, इन चारों में पूर्णिया स्थित है। दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। अहमदाबाद हमने देखा अभी साबरमती के तट पर है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर है। दोस्तों, यही सुमेलित नहीं है, जबकि हैदराबाद मूसी नदी के तट पर और उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। चंबल की सहायक नदी शिप्रा नदी है, जो मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन शहर से बहती है, या उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। फिर से सुमेलित
करता था दोस्तों। एक तरफ स्थान है और दूसरे तरफ राज्य हैं। आइए देखें इनको। अजंता की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में हैं, बिल्कुल उसी के सामने है। पेराम्बूर पेराम्बूर रेल कोच निर्माण तमिलनाडु में है, उसके सामने है। और रामागुडम ताप विद्युत केंद्र आंध्र प्रदेश में है। और उटकामंड केरल में स्थित है। पर्वती नगर जो तमिलनाडु में स्थित है कहता है दोस्तों। रामागुंड ताप विद्युत केंद्र है आंध्र प्रदेश में, तथा उटकामठ पर्वती नगर तमिलनाडु में स्थित है। इसको एक बार आप भी जरूर देखें दोस्तों। इस प्रश्न में मैं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसमें जो व्याख्या दी गई है दोनों जगह तमिलनाडु दिया गया है दोस्तों। पेराम्बूर रेल कोच निर्माण एवं दूसरी चीज की यहाँ पर उटकमंड पर्वती नगर तमिलनाडु में दी है दोस्तों। इस प्रश्न को एक बार आप जरूर देखें। इसके बाद अगला प्रश्न है, धनुषकोटि के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। धनुषकोटि के विषय में दोस्तों यह दक्षिणी रेलवे का अंतिम स्टेशन है, यह कथन सही नहीं है। जबकि धनुषकोटि यह रामेश्वर द्वीप पर स्थित है, यह तमिलनाडु राज्य में है। एडम या आदम पुल इसके बहुत निकट है। आदम पुल राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, जिस पर हम कल भी चर्चा कर चुके हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 140 कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मुसलमान बहुमत में हैं दोस्तों। आंसर है दोस्तों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में मुसलमान बहुमत में हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में जिसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है। कल भी कई बार प्रश्न देखा था। गुजरात की समुद्री तट सीमा सर्वाधिक है सभी भारतीय राज्यों में। अगला प्रश्न, लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम है। लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम बुर्जिला व जोजिला पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में है, जो बृहद हिमालय में है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, जो बृहद हिमालय में है। बारामूला बसता है दोस्तों, इसलिए हम मान सकते हैं कि लघु हिमालय में बारामूला स्थित है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों में वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के संदर्भ में क्रम क्या सही है। दिए गए कोड पर आपको यह लगाना था। यह प्रश्न 1994 में पूछा गया है दोस्तों, इसीलिए इसका महत्व थोड़ा कम है, क्योंकि तब से अब तक बहुत सारे वन रिपोर्टें आ चुकी हैं और हमें नए वन रिपोर्ट के अनुसार इस प्रश्न को तैयार करना होगा। और जो उस समय सही आंसर था इसका अरुणाचल प्रदेश था। आगे चर्चा करें दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 7,516 किलोमीटर है, जबकि यहाँ पर 6,000, 3,500, 9,500 और 8,000 दिया है। इसलिए हम 8,000 के करीब होने के कारण 8,000 किमी मान सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से प्रश्न को देखते हुए दोस्तों एग्जैक्ट कहें तो 7,516.6 किलोमीटर है, जो भारत की तट रेखा है, समुद्री तट रेखा। अगला प्रश्न 145 नंबर का प्रश्न दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि की अधिकतम दक्षिणी विस्तार है। भारत के जो दक्षिण में विस्तार है मुख्य भूमि का, वह 8 डिग्री 4 मिनट से स्थित है। लेकिन यहाँ पर व्याख्या में थोड़ा कुछ अलग दिया गया है दोस्तों। हिमालय का ज़्यादा चौड़ा हिस्सा स्थित है हिमालय प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। हिमालय की बात करें तो पश्चिम की ओर चौड़ा है, जबकि पूर्व की ओर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। दो चीज़ें याद रखें, पश्चिम में जम्मू कश्मीर, पंजाब, इधर को इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, जबकि हम आगे असम क्षेत्र
या सिक्किम क्षेत्र में चले तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। पूर्वी क्षेत्र में ऊंचाई ज़्यादा, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। यही व्याख्या में ये सब दिया गया है। आगे चर्चा करें, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा आर्थिक रूप से सर्वाधिक विकसित है। आर्थिक रूप से जो सर्वाधिक विकसित है यहाँ पर केंद्रीय क्षेत्र है। दोस्तों देखें, यहाँ पर केंद्रीय क्षेत्र जो प्रश्न के आधार पर था सर्वाधिक विकसित है, क्योंकि यहाँ पर झारखंड है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक के क्षेत्र हैं जहाँ पर खनिज संसाधनों की कमी नहीं है, खनिज संसाधन सर्वाधिक हैं। और इसी क्षेत्र में कोयला है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, अभ्रक है एवं अन्य खनिज पाए जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि केंद्रीय क्षेत्र क्या है, भारत में आर्थिक क्षेत्र से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है या सर्वाधिक विकसित है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र अरब सागर शाखा की मानसून द्वारा प्रभावित नहीं होता है। यहाँ पर जो पंजाब का मैदान है यह अरब सागर के मानसून से प्रभावित नहीं होता है। व्याख्या देखें, अरब सागर की मानसून की उत्पत्ति अरब सागर में होती है। जब ये भारत के तट पर पहुँचती है तो 3 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। पहली शाखा इसकी दोस्तों, पहली शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी तटीय मैदान में लगभग 250 सेमी वर्षा करती है या इससे अधिक वर्षा करती है। पश्चिमी घाट को पार कर जब यह नीचे उतरती है तो इसका तापमान बढ़ जाता है, इसकी आर्द्रता में कमी आ जाती है। इससे दक्षिण पठार के पृष्ठ छाया क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। मतलब जो दक्षिण का कगार, पश्चिमी कगार है, उसके आगे या नहीं दूसरी तरफ वर्षा बहुत कम होती है। जहां मैंगलोर में 280 सेमी वर्षा होती है, वहीं बेंगलुरु में लगभग मात्र 50 सेमी वर्षा होती है। इसकी दूसरी शाखा नर्मदा तथा ताप्ती होना था दोस्तों, यहाँ पर ताप्ती की घाटियों से होकर भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों में प्रवेश करती है। तट के निकट कोई रुकावट न होने के कारण आंतरिक क्षेत्र में वर्षा करती है। नागपुर में इन पवनों के द्वारा 60 सेमी वर्षा होती है। इसके साथ अगर हम देखें तो इसकी तीसरी शाखा उत्तर पूर्वी दिशा में अरावली पर्वत के समानांतर जाती है तथा हिमालय की पहाड़ियों से टकराकर पर्याप्त वर्षा करती है। आज का आखिरी प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी है किससे बनी है। आग्नेय एवं कायांतित शैलों से यह बनी है, चट्टानों से बनी है। दोस्तों कैसा लगा है आपको यह वीडियो, अपना सुझाव निश्चित दें। जय हिंद, जय भारत।